नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए जीके की मैराथन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। देखिए, जो 2011 में जनगणना होती है उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो थी 68,64,602। ये 68,64,602 थी। अगर क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले की थी, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो थी कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले की जो पॉपुलेशन थी ये थी 15,10,075। तो 15,10,075 जो है वो कांगड़ा जिले की पॉपुलेशन थी। और अगर सबसे कम पूछी जाएगी तो सबसे कम जनसंख्या जो थी वो लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की जो थी वो 31,564 थी। इस बात को भी आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 2011 के अनुसार कितना था। तो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था 55,673 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जिसका क्षेत्रफल है वो लाहौल स्पीति जिला है। कितना है? 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही आता है। और परसेंटेज में भी ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो 24.86% जो है टोटल हिमाचल प्रदेश के एरिया का लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल आता है। अब अगर लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है। तो अगर बात की सबसे कम क्षेत्रफल की तो है हमीरपुर का। हमीरपुर की अगर मैं बात करता हूं तो हमीरपुर का जो है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का हेडक्वार्टर है। देखिए, किन्नौर जिले की मुख्यालय की बात हो रही है। आप सभी को हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, लेकिन 8 जिले ऐसे हैं जिनके उन्हीं के जिलों के नाम से हेडक्वार्टर है। लेकिन भाई 4 जिले ऐसे हैं जिनके उनके जिलों के नाम से हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे कि आपका किन्नौर जिला, किन्नौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपिओ में है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए किन्नौर का रिकांगपिओ में, आप ये बताइए सिरमौर का कहाँ पे। तो सिरमौर का जो है वो नाहन में है। इस बात को आपने याद रखना है। कांगड़ा, कांगड़ा का जो है वो धर्मशाला, कांगड़ा का कहाँ है? धर्मशाला में है। लाहौल स्पीति का जो है वो केलोंग में है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके अलावा पांगी, पांगी का जो है वो कहाँ पे है? तो पांगी का जो है वो किलाड़ में है। पांगी का किलाड़ में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा का धर्मशाला में और लाहौल स्पीति का केलोंग में है। सिरमौर का नाहन और किन्नौर का रिकांगपिओ। तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर आपने याद रखना है। ये पांगी जो है वो चंबा में पड़ता है। चंबा का तो चंबा में, लेकिन बहुत बार पांगी का पूछा गया है, तो आपने याद रखना है कि पांगी का सर ने किलाड़ बताया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन किन्नौर की बात हो रही है, तो बहुत दफ़ा पूछा गया है कि किन्नौर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किन्नौर में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है। तो अगर किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कड़छम। कहाँ पे? किन्नौर के कड़छम में क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर का जो टोटल एरिया है, एरिया की भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये है 6,401 वर्ग किलोमीटर किन्नौर का एरिया। परसेंटेज में जो ये आता है, प्रतिशत में जो ये आता है वो 11.50% आता है। इस बात को आपने याद रखना है। और किन्नौर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है। एक ही घाटी पढ़ रहा हूँ, बसपा घाटी। बसपा घाटी ये वही घाटी है जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किन्नौर जिले में स्थित है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए चौंतो घाटी की, और अगर आप अपना पेपर क्लियर करना चाहते हो तो मैं एक ट्रिक आपको यहां से दे रहा हूं जो आपका पेपर क्लियर करवा सकती है। मेहनत तो आप सभी लोग कर रहे हैं। जब आपका पेपर शुरू होगा तो पेपर के शुरू में ही पहले पेज में आप सभी लोगों ने एक बार, मैं आपको बोल रहा हूं, हर हर महादेव लिख देना है। यह ऐसा कोड है, जितना आपने पढ़ा होगा वो सब के सब चीज़ें परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप जरूर लिखें, ये मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि महादेव पे विश्वास करना भी जरूरी है और मेहनत करना उससे ज़्यादा जरूरी है। तो चौंतो घाटी की बात हो रही है। चौंतो घाटी जो है वो बिलासपुर में है। इस बात को आपने याद रखना है। चौंतो घाटी बिलासपुर में है। बिलासपुर में ही दानवीन वैली भी है। भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चौंतो घाटी अगर आपको पता है तो आप ये बताइए कि दानवीन वैली कहाँ पर है। तो दानवीन वैली भी बिलासपुर में है। इस बात को आपने याद रखना है।
इसके अलावा आपको याद रखना है क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी वही घाटी जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिरमौर जिले में है। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों कि क्यारदा दून घाटी कहाँ पे है, तो क्यारदा दून घाटी जो है वो सिरमौर जिले में है, जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदा दून, अब क्यारदा दून तो पोंटा सिरमौर में है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ दून घाटी, तो आप ये ना सोचिए दून घाटी देहरादून में है। दून घाटी जो है वो सोलन में है। दून घाटी हो गया, सैपरून घाटी हो गया, ये दोनों की दोनों घाटियां जो है वो कहाँ पे है, सोलन में है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा बलय घाटी, ये वही बलय घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। देखिए बलय घाटी के बारे में इतना ही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है, और इसको आप स्टार मार्क कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये घाटी, इस बात को मित्रों आप याद रखें, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो बलय घाटी आपको पता रखनी है। बलय घाटी जो है वो कहाँ पे है, तो बलय घाटी जो है वो मंडी जिले में है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल की सबसे अधिक फर्टाइल वैली है ये घाटी। और चंबा घाटी, इसके अलावा चंबा में है चंबा घाटी, जिसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम यहाँ से कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए तुंडा वन्यजीव अभयारण्य की यहाँ पर बात हो रही है। तुंडा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंबा जिले में है। पहले तो आपने इस बात को याद रखना है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में। गैमगुल सिहावेही, तो गैमगुल सिहावेही जो अभयारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी चंबा में है। कुगती बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कल की एलटी या नॉन मेडिकल की टेट परीक्षा में भी यही पूछा जाए, कुगती कहाँ पे है, तो कुगती चंबा में है। सेंचातुआ नाला कहाँ पे, तो सेंचातुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में है। आपके कुल्लू की मैं बात करता हूँ, कुल्लू ऑप्शन में दिया है, तो कुल्लू की भी क्यों ना बात की जाए, क्योंकि उन्ना में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। कुल्लू की बात करता हूँ, कुल्लू में जो है वो कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कमर वन्यजीव अभयारण्य है। आपका कोखन, कोखन कहाँ पे, कुल्लू में है। आपका सेंज तालरा वन्यजीव अभयारण्य है, आप तालरा तो सॉरी शिमला में है। आपका जो सेंज वन्यजीव अभयारण्य है, कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कमर है, ये कुल्लू में है। लेकिन शिमला की बात करें, शिमला में तालरा वन्यजीव अभयारण्य है। और दरान घाटी, भाई तालरा और दरान घाटी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों ही जिलों के मैंने बताए, शिमला में तालरा और दरान घाटी बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए देहर जो है वो इन तीनों में से तो नहीं आएगी, देहर जो है वो ब्यास की सहायक है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। देहर ब्यास की सहायक है। और ब्यास नदी की जब भी मैं बात करता हूँ तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अक्सर आपको बताता हूँ। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। अर्जकिया जो है वो ब्यास नदी का वैदिक नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। मैं आपको यहाँ से ब्यास की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करूँगा। ब्यास की सहायक है जैसे पार्वती, पार्वती ब्यास की सहायक है। मलाना ब्यास की सहायक है। आपका फ्योजल ब्यास की सहायक है। आपकी सेंज ब्यास की सहायक है। ज्यूणी ब्यास की सहायक है। तीर्थन नदी ब्यास की सहायक है। हंसा ब्यास की सहायक है। ब्यास जो है वो 256 किलोमीटर कुल बहती है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रूपा घाटी की बात की जाए, रूपा घाटी जो है वो किन्नौर में है। किन्नौर में एक तो रूपा घाटी है, इसके अलावा किन्नौर में आपकी किन्नौर में ही सांगला घाटी है, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर के अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूला घाटी, रूपीन घाटी, तो किन्नौर जिले में है। और अगर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियां हैं, जैसे कि चंबा में जो घाटी है वो चंबा घाटी है, जिसको दूध एवं शहद की घाटी या बंदर घाटी भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और बहुत सारी घाटियां जो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी, बसपा घाटी, ये किन्नौर में है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें हम, अगर बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो हिमाचल का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की अगर मैं बात करता हूँ तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पे तबाही आती है, तो 1936 के आसपास इस ग्लेशियर में तबाही आई, और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण हिमाचल प्रदेश की चंद्रा घाटी में एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का नाम है चंद्रताल झील। तो इस बात को आपने याद रखना है कि चंद्रताल झील किस घाटी में है। तो चंद्रताल झील जो है वो चंद्रा घाटी में कैसे निर्माण हुआ, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में भयंकर तबाही जो 1936 को भयानक तबाही आई थी, उसके कारण जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है।
जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। देखिए, ना तो लाहौल स्पीति में होगा, ना मंडी में होगा, ना ऊना में होगा। कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि भुंडा उत्सव जो है वो कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू के निरमंड में जो है वो भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर मैं कुल्लू की निरमंड की बात करता हूँ, तो कुल्लू के निरमंड में जो है वो बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। और अगर इसी भुंडा उत्सव की बात की जाए, तो ये भुंडा उत्सव जो है वो 12 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद जो है वो भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और इसी भुंडा उत्सव को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो किस उत्सव को पहाड़ी लोगों का कुंभ? क्योंकि ये 12 साल बाद आता है, तो इसे जो है इसी भुंडा उत्सव को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली मैं बता चुका हूँ, हिमाचल में कहाँ की फेमस है? निरमंड की फेमस है। और निरमंड में जो है भगवान परशुराम की पूजा भी की जाती है। कौन है भगवान परशुराम? तो जो माता रेणुका है उनके पुत्र है भगवान परशुराम। इस बात को भी आपने याद रखना है। और माता रेणुका की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे रेणुका सिरमौर में पड़ता है, और रेणुका में रेणुका माता की झील भी है। और माँ रेणुका का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे मैं यही गुजारिश करता हूँ माता से। और आपका जो कल का पेपर है वो बहुत अच्छा गुजरे। और दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, जो कि दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। भगवान ऋषि जमदग्नि की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये माता रेणुका जी के पति थे। और रेणुका झील का जो आकार है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर मैं कुल्लू की बात कर रहा था स्पेसिफिक रूप से, तो कुल्लू में कुल्लू का दशहरा भी होता है। कुल्लू का जो दशहरा है वो कुल्लू के राजा जगत सिंह, किसके द्वारा? कुल्लू के राजा जगत सिंह। ये वही राजा जगत सिंह है जिनके द्वारा अयोध्या से जो ब्राह्मण एक दामोदर दास थे, इनके द्वारा जो है दामोदर दास ने मूर्ति लाई थी। लेकिन किसके शासनकाल में? रघुनाथ की मूर्ति लाई थी। तो ये लाई थी राजा जगत सिंह के शासनकाल में। राजा जगत सिंह ही कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा भी माने जाते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। कुल्लू के मनाली में एक डुंगरी मेला मनाया जाता है। तो कुल्लू में एक डुंगरी मेला भी लगता है, और इसको हिडिंबा मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2 वर्षों के बाद एवरी 2 ईयर, और ये मई के महीने में। कब लगता है डुंगरी मेला? पहले तो आपको पता होना चाहिए, मई महीने में। और डुंगरी जो मंदिर है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, पैगोडा शैली में बनाया गया है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सीटेट यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल के नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जल्दी जुड़ जाइए भाई, समय कम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत धमाकेदार और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आया है कि आप ये बताइए कि गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? गोची उत्सव जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अब लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौल स्पीति में गोची उत्सव मनाया जाता है, और ये जनवरी और फरवरी जो माह रहता है उसके आसपास इस मेले को जो है वो मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इस उत्सव को बोल सकते हैं गोची मेला या गोची उत्सव। उसी प्रकार एक दिवाली की तरह लाहौल स्पीति में एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका है हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में होता है। लदारचा फेस्टिवल की बात करता हूँ, ये लाहौल स्पीति में होता है। शिशु मेला, शिशु मेला कहाँ होता है? शिशु मेला भी आपके लाहौल स्पीति में ही होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ मंडी की बात की जाए, तो मंडी में जो है वो अगला क्वेश्चन है कि रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जी हाँ, रानी खैरगढ़ी की बात, ऐसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा बहुत रैंडम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रानी खैरगढ़ी का जो संबंध है वो मंडी जिले से है, और ये वही रानी खैरगढ़ी है जिनका आपने अगर सुना होगा, इनका संबंध मंडी षड्यंत्र से था। ये वही मंडी षड्यंत्र जिसमें गद्दर पार्टी का भी हाथ था। अब अगर आप गद्दर पार्टी का नाम अगर आपने पहली बार सुना होगा, तो अभी सुन लो, ये गद्दर पार्टी वही है जिसकी स्थापना 1913 में किसके द्वारा? लाला हरदयाल, बाबा काशीराम और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी गद्दर पार्टी की स्थापना? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एक एक बात को यहाँ से ध्यान से सुन सकते हैं। देखिए, मंडी षड्यंत्र में जो है वो किस पार्टी का जो हाथ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये भी आप याद रखना कि गद्दर पार्टी का जो है वो मंडी षड्यंत्र में हाथ था। और रानी खैरगढ़ी का जो है वो हाथ था किसमें? मंडी षड्यंत्र में इन्होंने कंट्रीब्यूट जरूर किया था रानी खैरगढ़ी ने, और मंडी से जो है ये संबंधित है, मंडी जिले से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गढ़कुफर झील की बात हो रही है, और गढ़कुफर झील जो है वो शिमला जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। गढ़कुफर झील तो शिमला जिले में, इसके अलावा
शिमला में क्या गढ़कोफर झील है, इसके अलावा कोई झील नहीं है? जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारी झीलें यहाँ पे है। आपको एक एक झील मैं बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि गढ़कोफर झील शिमला ज़िले में है। इसके अलावा चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? चंद्रनाहन झील भी शिमला में है। इसके अलावा एग्जामिनर पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तानू जुबल झील कहाँ पे है? तो अगर तानू जुबल झील की बात की जाए तो ये भी शिमला ज़िले में है। और जो चंद्रनाहन झील है ये शिमला में है। क्वेश्चन पूछता है कि पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पब्बर नदी का उद्गम चंद्रनाहन झील से होता है। और पब्बर नदी जो है वो टॉस में मिलती है और टॉस जो है वो यमुना में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी देखी जाए तो टॉस है। टॉस जो है वो रूपिन और सुपिन दो नदियाँ मिलती है नेटवाड़ नामक जगह में, और वहीं पे जो है वो टॉस नदी का निर्माण होता है और आगे आकर ये टॉस जो है वो यमुना में मिल जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। आपने चंद्रनाहन झीलों की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको झीलें आती है तो आपको जो है वो किन्नौर की झीलें भी पता हों। किन्नौर में दो ही झीलें हैं, एक नाको झील है, दूसरी सोलंग झील है। अब नाको क्यों फेमस है भाई, पता होना चाहिए। नाको झील हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये नाको झील है ये जो है वो स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है। सोलंग झील से आप इतना ही याद रखें, ये किन्नौर में है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में दो तो बहुत फेमस है, एक तो चंद्रताल, दूसरी सूरजताल। लेकिन आप हमेशा चंद्रताल और सूरजताल याद करके जाएंगे तो कल के लिए एग्जामिनर पूछने वाला आपसे कुछ एक स्टेप आगे जाके कुछ और भी पूछ सकता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दीपक ताल झील कहाँ पे है, यूनामसो झील कहाँ पे है, विशालताल झील कहाँ पे है। कोई सा क्वेश्चन भी पूछने वाला आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी झीलें जो मैंने अभी बताई, दीपक ताल, विशाल ताल, यूनामसो, चंद्रताल और सूरज ताल, ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में है। उन्ना में कोई फेमस झील नहीं है। स्वा नदी वहाँ पे बहती है जिसको शोक का दरिया या उन्ना का शोक भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। शिमला की बात हो रही थी, शिमला की झीलें हमने पढ़ भी ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अब कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि कल की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। भाई पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो है वीनस, जिसको शुक्र भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस ग्रह को जो है वो सांझ का तारा और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, तो वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट कौन सा ग्रह है, तो ये भी वीनस है, शुक्र ग्रह है। इस बात को भी आपने याद रखना है। शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितनी भी मैंने बताई ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ऑप्शन में बृहस्पति है। आप बृहस्पति से क्या क्या पढ़ सकते हैं? बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट जो है प्लेनेट है वो बृहस्पति है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस ग्रह की खोज कब हुई, तो इस ग्रह की खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा, दूरबीन के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप याद रखें। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से किस ग्रह को खोजा? बृहस्पति को खोजा। बृहस्पति जो ग्रह है वो अपने अक्ष पे सबसे तेजी से 9 घंटे और 55 मिनट में घूमता है, और जब कोई भी ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमते हैं तो उसको रोटेशन या अंग्रेजी भाषा में रोटेशन और हिंदी भाषा में जो है वो क्या कहते हैं? परिभ्रमण। कोई भी ग्रह जब अपने ही जगह पे घूमेगा, अपने ही अक्ष पे घूमेगा तो उसको परिभ्रमण कहा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सूर्य का एक चक्कर लगाएगा, सूर्य के बाहर घूमेगा, उसको परिक्रमण कहा जाएगा, रेवोल्यूशन कहा जाएगा। इस बात को भी आपने याद रखना है। मैं जो भी बात बताता हूँ डंके की चोट पर याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास अभी 100+ सिलेक्शन टेट की आ चुकी है और अभी टेट के रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट का पता तो उसके बाद ही चलेगा कि कितने लोग हुए हैं, कितने लोगों का टेट क्लियर हुआ है। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ये ग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट मरक्यूरी है। मरक्यूरी की बात करता हूँ। मरकरी जो है वो ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में 88 दिन के अंदर लगाता है। कितने दिनों में? 88 डेज में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अब भैया क्वेश्चन पूछने वाला बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है।
मंगल भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। और फोबोस और डिमोस मंगल के ही दो उपग्रह है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है, इस बात को भी आपने याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए एक शब्द है। पृथ्वी का आकार जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी गोलाकार है, सर्कल है, चपटी है, तो पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूँ तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोलाब है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑब्लिट्स स्फीयर जो है वो पृथ्वी का आकार है, इस बात को आपने याद रखना है। पृथ्वी के आकार की बात करता हूँ, ये चपटे गोलाब इसका आकार है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमने पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है। और पृथ्वी सूर्य के निकट सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर। आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर, पहले तो आप आंसर जान लीजिएगा, 5.5 घंटे का है। और मैं आपको यहाँ से गोला दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जो जितने भी देश पूरब में आएंगे इनमें समय आगे चलेगा। और ये देशांतर रेखा है यहाँ पे है, 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब 4 मिनट होता है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन पता रखना है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो अर्थ होता है वो कितना होता है, वो 4 मिनट्स होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब भारत जो देश है वो 82.5 डिग्री पर भारत का टाइम जोन है। अब जब आप 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करोगे तो भैया याद रखना ये 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटे होता है। मान लो कोई देश, आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कोई देश जो है वो कितने डिग्री देशांतर में, 15 डिग्री देशांतर में पूरब में आगे है, तो 15 को आप 4 से गुणा करेंगे, उसका समय उतना ही आगे चलेगा जीएमटी से। जीएमटी का मतलब है, ये जीएमटी जो है इसकी 0 डिग्री रेखा है, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, इस बात को आपने याद रखना है। जीएमटी से जितने भी देश पूरब में आगे होंगे उनका समय आगे चलेगा और जितने भी पश्चिम में होंगे उतना ही समय उनका पीछे चलेगा। अब कोई देश 15 डिग्री देशांतर में था तो 15 चौको 60 होता है और वो देश जो है वो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा आगे चलेगा। तो भारत का समय 330 मिनट आगे, और 330 मिनट का जो मतलब होता है वो 5.5 घंटे होता है। तो आईएसटी है इंडियन स्टेट टाइम लाइन, जो कि इंडिया की समय रेखा है, इंडिया का जो टाइम जोन का निर्धारण करती है। अब जो भारत की जो आईएसटी लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य आप याद नहीं कर पाओगे, मैंने पहले ही बोला है आईएसटी लाइन को याद करना बहुत मुश्किल है, इस बात को आप याद रखें। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। यूपी 36 आम खा गया कहाँ पे, उड़ीसा में। जी हाँ, तो कहाँ पे खाया भाई, उड़ीसा में। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, आम से 2 राज्य बनेंगे, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। खा गया से कुछ भी नहीं है, उड़ीसा से भैया उड़ीसा है। तो 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षाओं में काम आने वाली बात है, एक एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे और जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद जरूर आप मुझे कॉमेंट डालेंगे। और सुबह भी मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे उठकर आपके बीच एक नई वीडियो जो है वो ला सकूं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है उन चट्टानों को क्या कहा जाता है। रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, तो उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की है। ये चट्टानें जो है वो बेसाल्ट चट्टानें, अगर मैं बेसाल्ट चट्टानों की बात करता हूँ, चट्टानों की बात करता हूँ सबसे पहले। चट्टानें भाई 3 प्रकार की होती है, मेरा बताने का मतलब ये, चट्टानें 3 प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। हिंदी भाषा में आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें, कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें। अब जो इग्नियस रॉक्स होती है, जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है, इनमें आती है आपकी जैसे कि बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो हो गया। ये याद रखना है, कल की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आपका जो अपसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, इसमें आता है जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये आता है भैया इसमें, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार जो हमारी तीसरे प्रकार की चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं, यह है मार्बल हो गया, आपका क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, ये आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। बाढ़ के मैदान के तरुण जलोढ़ को कहते हैं। तो बाढ़ का मैदान जो तरुण जलोढ़ होता है, ऑप्शन डी
डी हो जाएगा, क्योंकि बांगर और खादर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बांगर और खादर जो है वो जलोढ़ मृदा की दो किस्में हैं, पुरानी किस्म एक नई किस्म है। हेमलप इसको नहीं कहेंगे, फ्लो भी नहीं कहेंगे, तो इनमें से डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना। जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैं इसको कहूँगा, लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आज का है कि कौन सी एक टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है। देखो भाई, सेजिज हो गया, मास हो गया, लाइकन्स हो गया, ये सारे के सारे जो है वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। लेकिन स्टेपीज या स्टेपीज इसको हम कहेंगे, ये जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी। लेकिन सेज, मास और लाइकन्स ये जो है वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर आपको ये मैराथन अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में दिल से एक बार जरूर लिखे हर हर महादेव। अगर सुबह भी मैं वीडियो डाली तो आप सुबह भी जरूर उसका वेट करना, होगी हमारी फाइनल टच। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय मां भंग्याणी।